मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं श्वेता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंजू जी से आज की जो वार्ता है, आज का जो इंटरव्यू है वो लें। श्वेता जी, प्लीज जी आप आइए। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जय जिनेन्द्र सबको। आज आज डॉक्टर आज थोड़ा श्वेता लेट हो राठौर गए हैं हम। जी, कुछ बात नहीं है। मंजू जी से तो बात हम करेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े अतिथिगण हमारे श्री ऑल इंडिया जन कटारिया फाउंडेशन में पधारे हैं, तो उनका भी तहे दिल से पुनः मैं इस प्रोग्राम की होस्ट डॉक्टर श्वेता राठौर तहे दिल से आपको सादर जय जिनेन्द्र कहती हूँ। सही में अभी पुष्पा जी ने कहा कि मंजू जी आप कैसा कर लेती है सब कुछ। सही में जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब उन्हें काफी समय लग रहा था। आज इतने दिन हो गए थे, आज का चौथा दिन आया और स्त्री रचना अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों अधूरी हो गई। इसलिए देवदूत भगवान के पास चले गए कि भगवान समय क्यों इतना लग रहा है। तो भगवान ने जवाब दिया, जो मैं पुष्पा जी को कहना चाहती हूँ वो बोली कैसे करती है आप सब। तो भगवान ने जवाब दिया कि स्त्री एक ऐसी रचना है, उसके गुणधर्म तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। यह इस प्रकार हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल लेती है। यह एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल लेती है, उनको खुश रखती है। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोच से लेकर टूटे हुए दिल के घाव भी भर देती है। यह सब सिर्फ अपने दो हाथों से कर लेती है। और इसमें सबसे बड़ा गुणधर्म यह है कि बीमार होने पर भी अपना ख्याल वो खुद का खुद रख सकती है और 18-18 घंटे वो काम भी कर सकती है, क्योंकि ladies, keep up the spirit because your small endeavors make a big difference in the society। ये है नारी शक्ति। और आज की नारी शक्ति हम आपके सामने लेके आए हैं, वो है हमारी माननीय मंजू जी लोढ़ा। मंजू जी आपका तहे दिल से डॉक्टर श्वेता राठौर हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत सादर जय जिनेन्द्र जय आपको। जिनेन्द्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत देर से हम सुन रहे हैं, बहुत अतिथिगण अपने मनोगत व्यक्त कर रहे हैं। हर एक कोई सेलिब्रिटी, हर एक कोई कीमनेस अपनी अपनी दिखा रहा है। हर एक के मन में कटारिया फाउंडेशन के लिए कुछ अलग ही चाह है, कुछ अलग ही राह है। तो आपका तहे दिल से हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए अब मैं चलती हूँ आपकी ओर, आपके जर्नी की ओर। माननीय मंजू जी लोढ़ा, मुंबई। लोढ़ा चैरिटेबल ट्रस्ट ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच की संस्थापक अध्यक्षा, जिन कुशल महिला मंडल लायंस क्लब ऑफ वाल्केश्वर की महिला अध्यक्ष, चंद्रेश मेमोरियल स्कूल इनरविल क्लब ऑफ बॉम्बे सेंट्रल की प्रमुख, साहित्यिका, लेखिका, कवियत्री, महिलाओं को स्वावलंबन के लिए प्रेरित करने वाली, अनेक छात्रों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली, बच्चों एवं युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को निखारने हेतु उड़ान कार्यक्रम द्वारा अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन करने वाली, मुंबई के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक जगत में ध्रुव तारा की तरह जगमगाती श्रीमती मंजू जी लोढ़ा। कहते हैं ना, हर नारी में होती है कुछ अनोखी बात, बस खुद को ढूंढो, भीतर जाकर हैरान हो जाओगे अपनी हस्ती पर हैरान। ऐसे ही सबको हैरान करने वाली ये हस्ती मंजू जी लोढ़ा। इन्होंने डोंबिवली, थाना, अपोलो ऐसे कई जगह पर जैन मंदिर, गणेश मंदिर, साईं मंदिर बनवाए हैं। कई जगह पर धर्मशाला, गौशाला का निर्माण किया है। साधु संतों के रहने के लिए जूह चंद्रावसई में लोढ़ा धाम की निर्मित की है। यहाँ 5 लाख से अधिक पुस्तकों का वाचनालय निर्माण किया है। आप अत्याधुनिक सुविधा युक्त हेल्थ केयर वैन के माध्यम से प्रतिदिन चिकित्सा शिविर का आयोजन करती है। सियाचिन की घटनाओं पर लिखी आपकी परमवीर ये किताब आम आदमी के मन में देशभक्ति निर्माण करती है। आपका कविता संग्रह मन की लहरें, बोध कथाओं की पुस्तक प्रेरणा, यादें, माँ, जैन धर्म हमारा पावन पथ, ये सभी पुस्तकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाई है। आपका ये साहित्य से अनुराग लेखनी के माध्यम से फूलता गया।
ऐसी इरादों की धनी मंजू जी लोढ़ा मुंबई, इनको श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन महिला शाखा पुणे विभाग की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाता है। माननीय मंजू जी लोढ़ा। नवदुर्गा नारी शक्ति पुरस्कार एवं इस महिला शक्ति को आगे बढ़ाने हेतु ये नवरात्र के 9 दिन का प्रोग्राम हम महिलाओं ने करने का ठा लिया है। आज नवरात्र का चौथा दिन मैं प्रोफेसर सुरेखा कटारिया ऑल इंडिया कटारिया फाउंडेशन महिला विभाग की तरफ से आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। नवरात्र के कार्यक्रम ने लेने का उद्देश्य है हमारा कि हम महिला घूंघट में थी, घूंघट को ले समाज में हर क्षेत्र में अपनी खूबी से काम निभा रही है। हमने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम करने वाले हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। हाँ, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारी काम करने वाली महिलाएं जो है वो जो महिलाओं की मुलाकात लेके उनका कामकाज जानकर उनको नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कृत करने का हमने ठा लिया है। तो हमने ठा ली कि हमारे जैन समाज के जो लेखक लेखिका है उनका 150 साल का इतिहास हम लिखना शुरू है हमारा। और दूसरी ये बात है कि हमारे जैन समाज के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम करने वाली जो महिला है उन महिलाओं का हमें उनका सम्मान करना और उनको सुनना, ये ठाने के लिए हमने एक काम हाथ में लिया है। मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि नारी शक्ति, अभी कल परसों के दिन हमारा बालोत्रा जी भाभी का यहाँ पे सम्मान हुआ, उनकी यहाँ मुलाकात हो गई। उस मुलाकात में आपकी याद उन्होंने की, लेकिन सेवा भाव रख के हम ये काम राजनीति में करते हैं तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया उन्होंने बताया। कल सीमा जी का हुआ, परसों के दिन रुचिरा जी का हुआ, आज हमारे साथ हमारे मंजू जी है। मुझे कहने में एक खुशी हो रही है भैया कि जो नारी शक्ति है उसको मन को शांति प्रदान करे तो हर एक का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा को आराम देकर देखिए तो सब क्लेश करवाहट दूर हो जाएगी, और मस्तक नमा कर देखिए तो अभिमान बढ़ जाएगा। महिला शक्ति को परख के देखो, मानवता निभाने का संदेश जरूर मिल जाएगा। यही संदेश लेके हम आज हमारे बीच में आज एक समाज सेविका, एक लेखिका, एक कवयित्री एवं राजनीति निभाने वाले परिवार से कार्य करने वाले तो सेवा से काम करने वाले माननीय मंजू जी लोढ़ा आज आप सबके बीच में है। देखिए, एक जब महिला बड़े होकर इतने सब ओहदों पे काम करती है, इतने सब संस्थाओं से जुड़ी हुई रहती है, तो मैं सोचती हूँ कि उसका बचपन भी कुछ तो भी अलग होगा। हाँ जी, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी मंजू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल ओके। हाँ जी, पहुंच। हाँ, तो उसका बचपन भी कुछ तो भी अलग होगा, उसका कॉलेज लाइफ कुछ तो भी अलग होगा। तो हमें प्लीज आपके कॉलेज लाइफ, बचपन के बारे में बताइए कि अभी जो मंजू ये इतना डिफरेंट काम कर रही है तो बचपन में वो कैसी थी, उसने कॉलेज लाइफ में कौन से एक्टिविटी की थी, वो हम जानना चाहेंगे मैडम। सबसे पहले तो मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि गुलाब चंद जी साहब को मैं नमस्कार, प्रणाम। राजेंद्र जी, पुष्पा जी, सुरेखा जी और श्वेता जी और समस्त कटारिया परिवार को मेरा अभिनंदन, मेरा वंदन। गुलाब चंद साहब के लिए तो मैं ये 4 लाइनें कहना चाहूंगी। वो जो कार्य करते हैं कि एक बार गाओ वो मल्हार कि आसमान बरस जाए, एक बार छेड़ो वो तान कि रेगिस्तान सरस जाए, बुलबुल का दर्द और फकीरों का दिल लेकर चलो कि तुम्हारे 2 टूक दर्शन को इंसान तो क्या देवता भी तरस जाएं, देवता भी तरस जाएं। और मैं समस्त कटारिया के लिए ये कहूंगी कि जब जन्म लेता है जीव तो पाता है परिवार, परवरिश, रिद्धि, वाशे और रचना का एक अनूठा संसार, रिश्तों की अनगिनत परिभाषाएं, माला में कई मोती, चमक उनकी हीरे जैसी, बिखरे तो कांच के टुकड़े,
पर जुड़े कटारिया परिवार की तरह तो लाखों मोल वारे, लाखों मोल वारे। तो ये आप सब बहुत स्वागत। और आप सभी संक्रमण काल से हम सभी गुजर रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ सभी अपने परिवार सा कुछ आनंद कि अपनी आंखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह। और आज जो आप मंजू देख रहे हो, बचपन की एकदम अलग मंजू थी। माता पिता के शादी के 9 सालों बाद तो मैं पैदा हुई, तो घर में बेटी आई, लक्ष्मी के लिए तो मीन्स ना दुनिया की सब एक उपहार थी। मैं बहुत मेरे 5 साल, मैं 5 साल की हुई तब भाई हुआ, और उसके 1 साल के बाद बहन हुई। घर में बहुत संयुक्त परिवार था, लाड प्यार से हम पले। लेकिन हमारा जो मारवाड़ी जैन था, बस ये था कि लड़कियों के स्कूल में हमें पढ़ना है, और जैसे ही 10th हो गई फ्री, तो भाई अब कॉलेज में 16 साल से शादी हो जाती थी, क्योंकि पूरा संयुक्त परिवार था। और उस समय जैसे लड़के ज्यादा सोचते थे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया गया, लड़का अच्छा रहेगा। लेकिन कॉलेज में मिल गया। मैंने पापा को कहा, पापा मुझे कॉलेज कोई भी हालत में जाना है। और मेरे पापा बहुत हमेशा हमेशा मेरे मदद करते थे कि जो तू चाहे तो कर। तो उन्होंने, मैं सोफिया कॉलेज में मेरा प्रवेश हुआ, और मुझे शुरू से किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मैं अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में कभी भी मंच पे नहीं गई, कभी भी मैंने माइक को हाथ में नहीं लिया, कभी मैंने कुछ नहीं लिखा। मतलब मैं एकदम, कहते हैं ना, एक सीधी सादी अपने सपनों में रहने वाली, और बहुत मीन्स प्यार से पली और मस्ती। बस ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ाई भी बहुत करनी है। अच्छे परसेंट आए, उनमें 60% आ जाते थे, मेरे लिए बहुत था, इससे ज्यादा क्या पढ़ना है हमें। तो एक वो जीवन एकदम अलग जीवन था उसकी। आज भी उसको याद करो। और छुट्टियां होती थी तो हम लोग गांव चले जाते थे, और पूरा का पूरा कुनबा, हमारे लिए स्विट्जरलैंड और लंदन हमारा गांव हुआ करता था। गर्मियां होती थी, लाइट नहीं थी, लालटेन की रोशनी में हम बैठते थे, लेकिन हमें कभी भी बुरा नहीं लगता था कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि वो एक पूरा कुनबा जाता था साथ में, सारे लोग जाते थे, उनके साथ पूरे दिन गुल्ली डंडा खेलते और सब। मतलब मैं आपको एक की अतीत में ले जाती हूँ मेरी एक कविता के माध्यम से। जी जी जरूर। वो भाई बहन का निश्चल प्यार, वो माँ बाप की आंखों के हम तारे, वो भाई बहन का निश्चल प्यार, वो रूठना वो मनाना, वो छोटे छोटे घरौंदे बनाना, वो नन्नों पर घौंच जमाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, न तेरा न मेरा सब कुछ अपना। गर्मियों की वो छुट्टियां, वो गांव जाना, वो नानी का घर, वो बड़ा सा आंगन, वो बरगद की छांव, वो निम्बोली का झाड़, वो गली गली घूमना, गुली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ की आइसक्रीम खाना, सांझ डले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिर इकट्ठे होना, हंसना हंसना, शोर मचाना, डांटना, आंखों में आंसू लाना, और फिर हलचल मचाना। वो पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, वह कतार से लगते हुए बिस्तर, वो नानी को घेरना, वो राजा रानी की कहानियां सुनना, वह परियों से मिलना, कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी। पर श्वेता जी, अब तो न नानी है न राजा रानी की कहानी है। आंगन तो वही है, पर न वो शोर है न वो हुल्लड़ है। गर्मियों में पहाड़ी स्थल, सिमटते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो बुढ़ा पेड़ अपनी सूखी टहनियों को समेटे हमें हवा देने अब भी हमारा इंतजार कर रहा है, अब भी हमारा इंतजार कर रहा है। वाह वाह, क्या बात है। तो मंजू जी, आपने जो आपकी कहानी बताई, तो उसमें से मैं थोड़ा सा गुस्ताखी करना चाहती हूँ। पता है मुझे ये नेशनल मंच है, यहाँ पे दूसरी मराठी लैंग्वेज अलाउड नहीं है, लेकिन आपने आपदा के बारे में बताया, पिता जैसे आपकी पढ़ाई रुकी नहीं और आप कहा तो भी आगे जाके पढ़ गई, तो ये मंजू हमारे सामने आई। तो मैं मराठी में एक कणिका है वो आपके सामने अभी मुझे पेश करने की बहुत इच्छा हो रही है। कितनी सारी कविताएं आपने बोली कि याला किती दिलं, मुझे पता नहीं है कितने जनों को समझेगा, महाराष्ट्र का प्लेटफॉर्म है तो मैं भी समझेगा की याला किती दिलं त्याला किती दिलं, प्राणवायू कधी पाठवत नाही आपली बिलं। गुलाबचंद भी समझेंगे मेरे ख्याल से कि याला किती दिलं त्याला किती दिलं, प्राणवायू कधी पाठवत नाही आपली बिलं, ढग देखील संपून जातात थेंब थेंब जिरत,
निखाराही राख होतो तक्रार नाही करत, काळीच जरी फाटलं तरी जखमच खौफ, क्योंकि जो रो नहीं सकता उसकाच नाम रहता है बाप, त्याचंच नाव असतं बाप। और आपके पिता की ये बदौलत है कि आप आगे जाके इतना सुसंस्कारित शिक्षित हो सकी और ये मंजू जी लोढ़ा हमारे सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। पापा ने हमेशा, हमें पिकनिक जाना होता था, पापा बोलते जाओ, जैसे मतलब हर चीज में पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और बाद में जब मैं सोशल लाइफ में भी आई तब भी मेरे पापा का हर दिन फोन आता, बेटा आज क्या अच्छा काम किया तुमने। मीन्स वो इस तरह से मुझे हमेशा आगे बढ़ाते थे। और जैसे मैं किताब धर्मेंद्र जी दिखा रहे, धर्मेंद्र जी आप रहे थे ना कि माता के ऊपर तो बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं, पिता पे बहुत कम लिखा जाता है। कि धीरे से चलते हुए छोड़ते थे मेरा हाथ और मुझे देते थे जीने की सौगात, लड़खड़ाती थी जब जब मैं थामते थे तुम, ओ बाबा कितने प्यारे थे तुम, ओ बाबा कितने प्यारे थे तुम। वृक्ष रूप में मुझ पर छाया धरते थे, जितना मुझसे प्यार करते थे, जीतती थी जब जब मैं, नाचते थे तुम, ओ बाबा कितने प्यारे थे तुम, ओ बाबा कितने प्यारे थे तुम। तुषार जोशी जी की एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे अपने पिताजी को मैंने समर्पित की है और उसके बाद में मैंने पूरी अपनी भावनाओं को भी उसमें लिखा है। लेकिन ये होता है कि बस मंजू जी एक मिनट में आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि आप जो बात बोल रही है ये साहित्य है और साहित्य की रुचि थोड़ा सा हम बचपन में जाते हैं या कॉलेज लाइफ में जाते हैं, मम्मी पापा के पास जाते हैं, जैसे आपको बात कह रही है, तो साहित्य की रुचि बचपन से ही आपको थी या किसी ने लगाई आपको? नहीं, मुझे है ना किताबें पढ़ने का शौक बचपन से था। मैं आपको बताऊं, कई बार तो स्कूल में क्लास में होता है ना कोई बोरिंग जैसे लगता था कि पढ़ रहे हैं, वहां भी किताब के अंदर किताब डाल के पढ़ती थी, कहानियों की किताबें। ये आज से आपसे बता रही हूँ मैं कि तो मैं मतलब इतना, हमारे जो स्कूल थी ना उसके सामने ही एक जो है ना किताबों की दुकान थी, तो हर रोज नई नई किताबें उस दिन लेता, उस दिन देता था। इतना किताबें पढ़ने का शौक रहा है मुझे, मतलब साहित्य से लेकर गुलशन नंदा से लेकर कर्नल रंजीत से लेकर वेद प्रकाश शर्मा से साहित्य पढ़ती रहती हूँ कि एक भी दिन बिना कुछ पढ़े मैं सो नहीं सकती हूँ। आज भी मेरी वही हालत है कि कुछ न कुछ मुझे पढ़ने को चाहिए। मनोरंजक पुस्तकें भी हैं, धार्मिक पुस्तकें भी हैं, सामाजिक भी हैं, सब तरह का। तो इन किताबों ने ही मुझे सहायता की, क्योंकि जैसे 18 साल में मेरी शादी हो गई, पढ़ाई वहीं रुक गई मेरी। फर्स्ट ईयर पास किया था, सेकेंड ईयर आधे में पढ़ी और तब तक मेरी हो गई। मैं चाहती तो थी वकील बनना, वकील, लेकिन वो सपना मेरा रह गया। लेकिन वकील के घर में जरूर आ गई। ससुर जी जज बन गए थे, मेरी सगाई होते ही मेरे हस्बैंड ने भी LLB किया है, CA किया हुआ है, तो ठीक है कि वहां से। लेकिन सपना एक हमेशा रहा था मेरा कि मैं वकील खड़ी होके, एक बन नहीं, वो अलग बात है। शायद के कोर्ट दिन जब देखती थी ना तब मन में एक होता था, अरे असमर्थों के लिए लड़ूं। बचपन से ये होता था कि सत्य का साथ दो, वो मन में हो गई थी कि मुझे वकील बनना है, लेकिन बन नहीं पाई। और लेकिन ये किताबें पढ़ने का जो शौक रहा ना मुझे, आज मैं जो कुछ भी हूँ इन किताबों की वजह से हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग घर में बोर हो रहे हैं या दो एक दूसरे की बुराई करेंगे। मैं कहती हूँ कि छोड़ो, आपकी सबसे सच्ची साथी आपकी पुस्तकें आपके घर में है, आप उसे पढ़िए। हम क्यों कर्म बंधन करें किसी और की बात करके, बुराई करके। हमारे तो जैन में कहा गया है कि किसी की बुराई होती है उसमें आप हुंकारा भी भरते हो तो आपके कर्म बंध होते हैं। तो अगर आपको बेवजह किसी के यहाँ जाकर क्यों बैठना है, इससे अच्छा है आपकी साथी आपकी पुस्तकें हैं। रशियन लेखक चेखव की एक कहानी है, मैं बताती हूँ कि किताबें मुझे क्यों पसंद है जी। जहाँ पर दो दोस्त होते हैं, एक गरीब दोस्त होता है, एक अमीर दोस्त होता है। तो एक गरीब दोस्त के सामने अमीर दोस्त शर्त लगाता है कि तो वो उसके मकान के कमरे में 25 साल गुजारेगा और वो उसे 1 लाख रुपए देगा। आज आप बोलेंगे 1 लाख के लिए कौन ठहरेगा, लेकिन वो उस जमाने की बात है जब 1 लाख की कीमत करोड़ों के बराबर थी। तो वो उसकी बात मान लेता है और उसका सफर शुरू होता है उसकी मनपसंद पुस्तकों के सहारे। धीरे धीरे वो इतना आध्यात्मिक और ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है और 25 साल खत्म होने को है, सिर्फ 5 मिनट है, लेकिन वो स्वयं शर्त की अवधि तोड़कर बाहर आ जाता है, क्योंकि अब इसे कोई धन नहीं चाहिए। उसने ऐसा धन प्राप्त कर लिया, ऐसा खजाना प्राप्त कर लिया है जहां बाकी सारा धन उसके लिए नगण्य हो जाता है। ये जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है वो शायद हर जन्म में उसके आत्मा के साथ उसके साथ जाएगा। तो ये किताबें होती हैं हमारी सच्ची साथी की। मित्रों और रिश्तेदारों से तो झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन पुस्तकों के साथ कभी भी नहीं,
क्यों? क्योंकि एक साधक और साधना का नाता है, तो जहाँ झगड़ा नहीं होता है, जहाँ हम एक दूसरे से कुछ प्राप्त करते हैं। लेकिन सही किताबें पढ़नी बहुत जरूरी, अच्छी किताबों की तरफ कभी नहीं जाना है। अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों का जीवन चरित्र पढ़िए, जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग की चीजें पढ़िए, जो आपको जीवन की राह में कहीं न कहीं आगे ले जाएगी। तो मेरा सफर ऐसा ही शुरू हुआ, और मैं आज स्वयं जब अपने बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या है, मैं क्या थी और मैं क्या हो गई। मेरे देखते शुरू में शादी भी, तब भी हमारा जो है जीरो से शुरू हुआ। मेरे पति जीरो से शुरुआत की, बस में घूमते थे, 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, पिताजी का बहुत अच्छा था, मेरे ससुराल में बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने अपने बलबूते पर खड़े हुए बस का सफर शुरू हुआ, फिर स्कूटर लिया, फिर गाड़ी ली। इस तरह से हमारा एक साइड में मैं अपने एक बेटे को गोद में लेकर दूसरे को लेने जाती थी पैदल, कि मेरा वो एक साइड का पैसा बचे, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़े। और जबकि मैं घर में इतनी ऐशो आराम से रही हुई थी, कभी एक ग्लास उठ के मैंने पानी नहीं पिया था, लेकिन मैंने सब काम किए यहाँ आके, सारी चीजें अपने परिवार को जमाने की। अगर मुझे ये जीवन मिला है तो मुझे इसको जीना है और सार्थकता के साथ जीना है। ऐसा हमारा सफर शुरू हुआ। इसलिए आज भी मतलब कहते हैं ना, मेरे सारे दोस्त कहते हैं मंजू तुम बहुत जमीन से जुड़ी हुई हो। और मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अहंकार राजा रावण का नहीं टिका बेटा, जिंदगी में कभी अहंकार मत करना। और एक बात और कहना चाहूंगी, बचपन में माँ की बात कहते हैं ना, आज गुलाब चंद साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपका अनुभव बहुत कुछ कहता है। तो माँ, जैसे हम लोग बचपन में जब छत पर सोते थे, अक्सर आसमान को तकते थे, तो एक दिन मेरी माँ ने देखा, बोली बेटा क्या कर रही हो? तो मैंने कहा माँ आसमान में चमकते हुए तारे देख रही हूँ। देखिए मेरी कम पढ़ी लिखी माँ ने उस दिन मेरे को जीवन का एक मर्म समझाया कि बेटा सिर्फ आसमान में चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर चमको। और माँ की वही बात बहुत मेरे मानस में वैसी की वैसी अंकित है कि जीवन में कुछ करके दिखाना है। मैंने अपनी माँ को भी कुछ, हमेशा जीवन से लड़ते हुए, कोई भी संघर्ष आए, उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी, मेरे पापा ने कभी हार नहीं मानी, जो कुछ सीखा उनसे सीखा। और ससुराल में आने के बाद मेरे ससुर जी ने, जो कि स्वयं बहुत अच्छे वक्ता थे, और उन्हें जब मालूम पड़ा कि मुझे इस तरह का सब शौक है कविताओं का, तो हमेशा जब मुझसे किसी से मिला, मेरी कवियत्री बहू है, उन्हें इतना गर्व में ये मिलाते हुए चलिए ये बोलती है। और उन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम, जैसे मैंने दिल्ली में जाकर, अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब मैंने वहां जाकर प्रोग्राम किया, विलास साहब जी के सामने, मोदी जी के सामने, मतलब मुझे इतने अच्छे अच्छे उन्होंने मंच उपलब्ध कराए। एक फोन आता एक दिन पहले, बेटा तुमको आना है, तुमको कार्यक्रम संचालित करना है। मैंने कहा पापा मैं कैसे करूंगी, आप एक दिन का नोटिस दे रहे। बोले नहीं तुम कर लोगी। उनको इतना विश्वास था मुझ पे, और वो मुझे बुलाते थे। और इस तरह से मतलब मेरे जीवन में दर एक एक कदम, एक एक कुछ उपलब्धियां आती गई। मेहनत मैंने बहुत की, क्योंकि जहां मुझे एक लाइन भी बोलनी नहीं आती थी, वहां मैं क्या करती थी, जहां अच्छे कोटेशन मिलते थे, जहां अच्छी बातें होती थी, मैंने ऐसी 10 डायरियां भर दी हैं लिख लिख कर, और मैं उनको याद करती थी। चाहे वो 4 लाइनें मुझे याद करनी है, मुझे खाते हुए पीते हुए मैं घूम रही हूँ, लेकिन वो 4 लाइनें मेरे दिमाग में घूमती थी। और मैंने जब फर्स्ट डे में स्टेज पे गई, उसी दिन मैंने एक निश्चय किया था, मैं कभी पेपर लेकर बात नहीं करूंगी, पेपर लेकर नहीं पढ़ूंगी, जितना बोलना है मैं बिना पेपर देखे बोलूंगी। उस निश्चय ने, उसकी वजह से आज मुझे कई लोग बोलते हैं तुम क्या खाती हो, तुम क्यों? मैंने कहा कुछ खाती नहीं हो, खाती वही हूँ जो आप खाते हो, लेकिन मैंने उसके पीछे मेहनत की है, अथक मेहनत की। मुझे जितना भी बोलना है भले कम बोलो, लेकिन बिना पेपर देखे बोलो। आज मैं अभी बिना पेपर देखकर बोली तो आप लोगों के सामने मेरा आई कांटेक्ट हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे हो। कैसे रहता है मैडम जी कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़ने के बाद अगर हम देख के बोले तो हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ तो भी लो हो जाता है, और अगर हम आंख से आंख मिला के देखे, आंख से आंख ये करके देखे, तो आगे वाले पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरता है कि हम उसके आंख से आंख मिला रहे हो, और आज भी आप वही काम कर रहे हो। इतनी साहित्यिका की ये साधना आपने की है, इसलिए ये पॉसिबल आपको हो रहा है। मैं इसी से आपसे जुड़ना चाहूंगी, जो आपने कहा कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, और मुझे मंच भी बहुत आपके ससुर जी ने आपको उपलब्ध करके लिए कि सही में, यानी पढ़ो तो इतना पढ़ो। हमारे यहाँ विद्या वाचस्पति डॉक्टर अशोक जी पगारिया है, उन्होंने एक बुक लिखा है, उनकी एक शायरी मुझे
मुझे बहुत पसंद आती है, जो आप जैसी व्यक्तियां हमें मिलती है, तब हम कहते हैं कि पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पुस्तक तुमसे ज्ञान ले, और बढ़ो तो इतना आगे बढ़ो कि मंजिल तुमसे हार मान ले। तो इसी मंजिल पे मैं आपके यहाँ आने वाली हूँ कि आपको मंच उपलब्ध करके दिया आपके ससुर जी में। लेकिन लोढ़ा फैमिली में बच्चे, परिवार, रिश्ते, पतिराज, खुद की एक पहचान, ये सफर से चालू हो गया। देखिए, सबसे पहले वैसे मैं ओसवाल मित्र मंडल से जुड़ी। ओसवाल मित्र मंडल से मेरे पतिदेव ने मुझे कहा कि जाओ और उस संस्था से जुड़ो। जब मेरी मम्मी की बहुत छोटी एज में, सब मेरी मम्मी 52 साल की थी, तब उनकी डेथ हो गई थी और मैं उस समय लगभग 26-27 साल की थी। तो वो एक खालीपन जीवन में आ गया था, उसे मेरे पतिदेव ने भांप लिया। तब उन्होंने मुझे ओसवाल मित्र मंडल से जोड़ा, फिर मैं लॉयंस क्लब से जुड़ी, महिला मंडली, इस तरह मैं अलग अलग संस्थाओं से छोटी उम्र से ही जुड़ती गई। 27 साल की संस्थाओं से जुड़ी, मतलब आज मुझे इतने साल हो गए, मैं 60 साल मैंने अभी कंप्लीट किए हैं। तब से मेरा ये सोशल वर्क चल रहा है कि मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है श्वेता जी कि आपकी जिंदगी में आपकी वजह से किसी एक चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है ना, तो आप जीवन सफल है। और मैं हर एक से यही कहती हूँ कि अपनी जीवन में कोशिश करिए कि आपकी वजह से कोई इंसान जब सोए तो आपको दिल से दुआ देता हुआ सोए कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला देना तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए। क्या बात है मैडम, क्या बात है। मैं यहाँ से आपसे जुड़ना चाहूंगी कि आप 27 साल की उम्र में इतनी संस्थाओं से जुड़ी गई, और आपके पतिराज का, आपके श्रीमान जी का आपको इसमें बहुत सहयोग मिला, और मेरे ख्याल से तभी बच्चे, उनका पालन पोषण, उनका स्टडीज, तो आपने ये घर, साहित्य की रुचि, सोशलिज्म, ये सब कैसे मैनेज किया आपने? का हमारा स्कूल होता था सुबह 8 से 3 बजे तक। उस 8 से 3 बजे में 8 से 12 बजे तक आपको सबका घर का काम करना है। 12 से 3 आपके पास बजे हैं, उसमें आप सोशल काम करिए। मैं 2:45 बजे घर में प्रवेश हो जाती थी, बच्चों का नाश्ता टेबल पर होना चाहिए, और सारा खाना भी आती थी। उस समय कोई दाइयां बाइयां नहीं रहती थी, कुछ नहीं था। तो शुरुआत पूरा जीवन मैंने उस तरह से मैनेज किया कि बच्चों का समय पूरा बच्चों, आज तक मैं बच्चों को छोड़कर कभी अकेली कहीं घूम गई। कई बार अगर बच्चे घर में हैं और मेरा प्रोग्राम शाम को, तो मैं बच्चों को साथ में लेकर जाती थी कि नहीं, बच्चे मेरे साथ रहेंगे, मैं उन्हें कहाँ छोड़ूंगी। तो अब मेरे बच्चों ने हमेशा मुझे सहयोग दिया। मैं आपको बोलूं कि जब मैं पहली बार इज्जत पब्लिक स्पीकिंग किया, मेरे एक फ्रेंड ने जाके पैसे भर दिए थे, और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ। मुझे आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। हाँ, ओके। अभी तो मैं स्पीकिंग में गई, मैं तो इंग्लिश में था और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई थी। तो शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं इंग्लिश में कैसे लेक्चर दूंगी। तो मैंने सर से कहा कि सर मैं कैसे करूंगी। सर ने कहा कोई बात नहीं, अभी तुमने जब फीस भर दी है तो तुम कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या करती थी, पूरा जो हमारा टॉपिक होता था मैं आके हिंदी में लिखती थी, फिर मेरी एक फ्रेंड से मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट की, फिर मैं उसको याद करके मेरे बच्चों को सामने बिठाती, उनके सामने मैं बोलती थी, करती थी, और वो जहां भी मैं गलत होती थी वो मुझे सुधारते थे। मतलब मेरे बच्चों ने बचपन से ही मुझे मदद करनी शुरू की, मैं आपको बताऊं। और तो इसी तरह से मेरा सफर शुरू हुआ, और उसी नाइजर पब्लिक स्पीकिंग में मैं एक बार ग्रुप लीडर बनी और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, आप बताएं। और मैं मिलने गई ना, तो वहां पर मेरा पिक्चर लगा हुआ था। तो मैंने सर को पूछा जाके कि भाई मेरा पिक्चर यहाँ क्यों लगा है। तो बोला मैं आपका उदाहरण सबको देता हूँ कि आप आई थी तब कितनी घबराई हुई थी और आप सोच रही थी कि मैं छोड़ दूं, लेकिन आप जब यहाँ से गई फर्स्ट प्राइज आपका उदाहरण देता हूँ, इसलिए मैंने आपकी पिक्चर यहाँ लगा रखी है। तो मेरे लिए कितना बड़ा सम्मान था वो। तो मैंने सही में कि हाँ बोलिए। मैं ये बोली थी कि जीवन में कभी भी डोंट गिव अप, ये मेरा जीवन का मोटो रहा है। डोंट, आप काम करते रहो, जब तक आप सफलता नहीं मिलती आप छोड़ो मत, उस चीज को पकड़े रहो। आपने जो सोच लिया है, ठान लिया है, उसको आपको करना ही है, आप आगे बढ़ते ही रहिए। आप देखिए, मैंने जो परमवीर चक्र वॉर डायरी लिखी, मैंने सैनिकों के ऊपर मैंने किताब लिखी,
तो पहले मैंने यहाँ कविता लिखी थी, हिंदी में इसका विमोचन हुआ यहाँ पर राज्य भवन में हुआ, राज्यपाल जी ने किया। और उसके बाद मैंने एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं और लंदन में जाकर इसका विमोचन करूं। अब मेरा अजीब सपना था कि मैं लंदन में कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, लेकिन मैंने वो एक सपना देखना शुरू, और उसी समय संजोग से क्या हुआ कि हमारा काम भी लंदन में शुरू हुआ। तो मैंने मेरे बच्चों को कहा कि अब तो मुझे में जाना ही है, और फिर मैंने वहाँ के नेहरू सेंटर में मैंने रिक्वेस्ट भेजी, क्योंकि वो बहुत प्रेस्टीजियस स्टेज जहाँ पर हर एक किसी को अलाउड भी नहीं करते हैं। लेकिन मेरा विषय ऐसा था कि हमारे देश के सैनिकों के बारे में मैंने पुस्तक लिखी थी। उन्होंने, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी, मुझे वहाँ पर परमिट दी। वहाँ के सारे MP आए, कमिश्नर आए, जिन्होंने मेरी किताब का विमोचन किया, कि सेना के भी कुछ लोग आए। और आप देखेंगे श्वेता जी, उस दौरान वहाँ के जितने टीवी थे और जितने रेडियो स्टेशन थे, उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू 1-1 घंटे हुआ। मीन्स मैं बताऊं कि मेरे लिए कम कैसा होता है कि भगवान क्या के लिए तैयारी करता है, हमें पता नहीं होता है। और आज भी मैं जाती हूँ तो मेरे कहीं न कहीं कोई इंटरव्यूज होते हैं रेडियो स्टेशन पर। मैं कई बार मैं इंडिया से रेडियो स्टेशन जो वहाँ का है, वहाँ पे यहाँ पे मैं करके मेरी कविताएं वगैरह दिवस में वो सुनाते हैं कि जिस दिन उनका हिंदी होता है तो उस पे वो सुनाते हैं। तो जीवन में मीन्स राह कहाँ कैसे बनती है, लेकिन आपको उसके लिए देखना पड़ता है कि चंद लम्हे अपने सपनों को दीजिए, चाहे हर आशा पूरी, लेकिन समर्पित अपने कार्य को, और चंद कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपको भोजन देखो ना मंजू जी कि आपकी लाइफ में इतनी कभी कभी विपत्ति आई। मुझे अभी मैं तरुण सागर जी महाराज साहब को सुनती हूँ, पुलक सागर जी महाराज साहब को सुनती हूँ, तो कहना यही है कि जीवन के लाइफ में अगर कुछ विपत्ति आए तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस विपत्ति को आगे जाके हम किस तरह से उसको महकाए जीवन को, वो आर्ट ऑफ लाइफ है। तो ये आर्ट ऑफ लाइफ आपने महकाई अपने जिंदगी में, इसीलिए एक इंडिया से इंग्लैंड तक आपका जो सफर रहा है साहित्यिक क्षेत्र में, मैं आपसे इस जुड़ना चाहूंगी मंजू जी कि देखिए हमारे समाज की औरतें बहुत होशियार है, बहुत अच्छा सोचती है, कभी कभार घर की डायरी में ही बहुत लिखती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आजकल बुक टाइम से ज्यादा स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहे हैं। आजकल की महिलाएं बहुत स्क्रीन पे जटी हुई रहती है। उनको अगर जितना वो पढ़ेगी, जितना वो लिखेगी, उतना आगे जाएगी। तो उसके बारे में आप ये महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेगी और क्या बताना चाहती है, क्योंकि आप पढ़ी, आपकी इस स्थान तक आप पहुंची है, आप महिलाओं को क्या देना चाहेगी इस माध्यम से? श्वेता जी, आपके इसी विचारों को लेकर मैंने 12 साल ज्ञान गंगोत्री काव्य की। सारी हमारी जो गृहिणियां वो हम जुड़ी, 70 मेंबर हैं हमारी, हम हर महीने मिलते हैं, हर महीने एक टॉपिक देते हैं, कुछ भी स्वयं का भी लिख, दूसरों को लाएं, लेकिन आकर बोलें, पढ़ें। आज हमारी वो सारी की सारी 70 मेंबर को आप कहीं भी खड़ा कर दो, सबके सब बोलने लगेगी, नो स्टेज फियर। तो एक मेहनत करना कि एक नारी को देखिए, एक नारी के जन्म में 3 बातों की पहला कि अंदर क्या कला छिपी है, उसको स्वयं पहचानना और स्वयं बाहर निकालना। देखिए कोई बाहर वाला आकर आपकी प्रति नहीं, जब तक हम उसको पहचानते हो, तो वो पहचान दिन के 24 घंटे हमारे पास हैं, हम सबके लिए समर्पित, लेकिन एक या दो सिर्फ स्वयं के लिए निकालना, जहाँ से आपका शौक है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि के प्रत्येक सदस्य को इस बात का एहसास दिलाना कि एक नारी को भी उसकी आवश्यकता होती है, और जिस दिन हम ये सोच लेंगे उस दिन लाश जाएगी। लेकिन इसके साथ श्वेता जी मैं से चाहती हूँ, इसको अभिमान में मत बदलना, इस मैं को हम बनाकर रखना, परिवार को तोड़कर कभी कोई काम मत करना। सबसे पहली जिम्मेदारी मेरा परिवार है, मेरे परिवार, मेरे सास अगर मेरे घर में बीमार है तो मुझे मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं, मैं बाहर जाकर करूं और मेरे सास ससुर चाय के लिए तरसें, ये कोई सेवा नहीं होती। मेरा परिवार को पहले मैं खुश करूं, मेरा परिवार सुखी है तो मैं बाहर सूख सकती हूँ। तीसरी चीज मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि स्वयं खुश रहना सीखें।
जब आप स्वयं खुश रहते हो अपने आईने कि आई एम, मतलब मेरे को एक जब भी मैट का डायलॉग बहुत पसंद है कि मैं आपकी सबको देती हूँ अपने फेवरेट, क्योंकि आप जब अपने आपकी फेवरेट है तो आप खुद खुश रहते हो, आप खुद रहते हो तो आपको खुशियां बांटते हो। तो इसलिए आईने में हम सब महिलाओं से कहती हूँ, अब नवरात्रि के दिन है कि आईने में सुबह उठकर बोलिए कि ये संसार की सबसे खूबसूरत महिला तो इस आईने में खड़ी है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ अपनी सीरत को भी खूबसूरत बनाना है। मैं आपको चंद एक चीजें बताती हूँ कि बेटियां धन की पेटियां, बहना परिवार का गहना, भाभियां घर की चाबियां, माता जिसके गीत हर कोई गाता, नानियां महारानियां बच्चों की कहानियां, दादियां नजारों की वादियां, पत्नी हर कदम की संगीनी, ताई जिसने घर भर में सुगंध फैलाई, चाची जिसकी हर बात सांची, बुआ जो हरदम देती दुआ, मामियां जादू की झप्पियां, और मासी माँ के जैसी, माँ के जैसी। सारे रिश्तों की खुशबू बिखेरते हैं, कितने सारे रिश्ते हमारे जीवन में अहम रखते हैं। सारे रिश्तों को निखारना बहुत जरूरी है। मैं बचपन जब मेरी शादी हुई, मैं सब संस्थाओं से जुड़ी, तो एक बार वहां पर किसी ने सवाल किया कि आपके जीवन में एक मतलब आप क्या चाहती हो। मैंने कहा देखिए मैं मिसेस लोढ़ा हूँ, बहुत खूबसूरत बात है, मैं अपने बच्चों की माँ हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, ये एक मेरा सपना है। और कई बार मैं लोढ़ा जी को भी बोलती हूँ कि आपको भी कोई बोलेंगे भाई मंजू के पतिदेव हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यानी हम खुद को हम प्यार करना सीखे सबसे पहले नारिया। हम ऐसी चाह रखते हैं कि हमारे पतिराज हमें आके बोले, हमारे बच्चे हमें आके बोले मम यू, या पत्नी बोलते हैं हम आई लव यू, हम खुद को ही क्यों नहीं बोलते आईने में कि सही में आई लव यू, श्वेता आई लव यू, मंजू आई लव यू, पैसे ही शुरू होगी मंजू। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बीच में मैंने एक कविता लिखी थी कि पल पल मरकर जीने से कहीं बेहतर है कि एक पल जी भरकर मैं मर जाऊं, पर क्यों करूं मैं मरने की बातें, मृत्यु शाश्वत है, आनी है, जिस दिन आनी है आकर रहेगी, लेकिन उसके पहले मुझे जो जीवन मिला है उसको क्यों ना मैं जी भरकर जी लूं। अब एक रात कम जिए तो कम सही, लेकिन जब तक जिए जी भर कर जिए और सार्थक जिए। तो मैंने इस तरह से ओनली वन, तो आप इसको जी भर कर जियो। हम अक्सर क्या करते हैं श्वेता जी कि हम बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में हम हमारी जो छोटे छोटे सुख है हमारे आजू बाजू में हम उसको भूल जाते हैं। कई बार ऐसा तो हम सोचते हैं अरे मेरे पतिदेव मुझे विदेश घुमाने नहीं लिए लेकर गए, मैं दुखी हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप पतिदेव के साथ गार्डन में जाओ, उनकी गोदी में सर रखकर सो जाओ, इससे बड़ा सुख क्या है। मेरे बच्चों माता पिता को मैं चलिए मैं यात्रा पर नहीं ले जा सकती, लेकिन उनकी उंगली पकड़कर मैं मंदिर की सीढ़ियों में तो ले जा सकती हूँ, उसमें भी कौन सा बड़ा सुख है। पोते पोती के साथ खेलिए, उनके साथ जब खेले तब बाकी सारा चीज छोड़ दीजिए, उनके साथ बच्चे बनकर बच्चे खेलिए। मतलब जब जो कार्य करें उसमें अपना 100% सब खुशी डालकर उस कार्य को करिए, क्योंकि देखिए जीवन में दुख बहुत होते हैं, सुखों को ढूंढना पड़ता है। आप जब सुखों को ढूंढने लग जाओगे ना तो आपके दुख आपको कभी भी दुख नहीं लगेंगे, वहां भी आपको सुख महसूस होगा। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक बनिए, जो भी चीज है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि संघर्ष का समय कैसा था, मैं कहती हूँ संघर्ष अभी कम कहाँ है, जीवन के हर मोड़ का अपना संघर्ष होता है, हर मोड़ संघर्ष को हमें अपनाना पड़ेगा और उसको ले जाना पड़ता है। और मैं तो यही कहती हूँ कि मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं है, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू। अच्छा, ये खुशबू आपने शैक्षणिक क्षेत्र में कैसे सबको महकाई? इस खुशबू से आपके जो साहित्य की रुचि थी, आप इतना साहित्य में रुचि करते थे, घर पे इतना अच्छा सब माहौल था, तो मुझे शैक्षणिक एजुकेशनल फील्ड में करना है, ऐसी मन में धारणा कैसे जागृत हुई? क्योंकि बॉम्बे का मैंने आपको देखा, मुंबई के आर्थिक हो, सामाजिक हो, सोशल हो, एजुकेशनल हो, हर एक की सिरमौर रही है आपने इतना जबरदस्त काम किया है, स्कॉलरशिप के माध्यम से, उड़ान के माध्यम से, वहां भी मैं आने वाली हूँ। तो ये मन में भावना कैसे जागृत हुई? देखिए मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, मैं खुद कम पढ़ी, और फिर अक्सर मैं बच्चे और हम लोग बात करते थे तो मेरे बच्चे हमेशा कहते थे माँ जीवन में किसी को भी शिक्षा देनी बहुत जरूरी है, शिक्षा देने से उनका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, कभी हमें मौका मिला तो हम इस क्षेत्र में जरूर जाएंगे।
तो जैसे कि मेरे देवर थे, उनकी छोटी उम्र में जैसे मृत्यु हो गई 28 साल में ही। उस समय हमने नाला सुपारा में एक जैसे बिल्डिंग बनाई थी, तो उन्हीं के नाम पर हमने उसको क्या किया, एजुकेशन मतलब स्कूल खोल दी हमने। तो वो स्कूल की नींव वहां से पड़ी कि बच्चों को पढ़ाएं, और सबसे नीचे के तबके के बच्चों को पढ़ाना है। आज मेरी वो स्कूल को मतलब 30 साल हो गए हैं। 30 साल के पश्चात भी आज मेरी फीस सिर्फ 800 रुपया है। मैंने कभी उसको ही नहीं है। और वैसा ही मैंने डोंबिवली में फिर एक स्कूल खोला, वहां भी मैंने ऐसे ही कि जहाँ अफोर्डेबल एजुकेशन मुझे जुड़ाना है, वहाँ भी 800 या 1000 रुपए की आज जाके हुई है। और उसमें हम लोग सब कुछ सिखाते हैं, कंप्यूटर भी, डांस भी। कहीं बहुत सारा डिस्टरबेंस है, अगर आप सबको म्यूट कर सके तो रहेगा। भैया सबको बहुत, हाँ किसी के यहाँ बच्चों की आवाज भी है जी। हाँ, तो वहां से हमारा एजुकेशन का सिस्टम शुरू हुआ और धीरे धीरे। एक मिनट, किसकी तो भी आवाज आ रही इधर से, प्लीज रिक्वेस्ट है खुद को अनम्यूट कर लीजिए। मंजू जी इतनी सुंदर बातें दोहराई रही, एक में हर एक कटारिया फाउंडेशन वर्ष तक भी जुड़े उनके पास जानी चाहिए। प्लीज अनम्यूट कीजिए, खुद को म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए मंजू जी। इस तरह से हमने ये स्कूल का शुरू किया, फिर धीरे धीरे आज हमारी 7 स्कूलें हो गई हैं, डोंबिवली में, थाना में, बॉम्बे में। और उसके साथ ही हमने 1,000 बच्चों को हम हर साल स्कॉलरशिप देते थे। 75% हम देते थे और 25% उनको डालना पड़ता था। हमने 5 तक हार्वर्ड में भी हमने दिया स्कॉलरशिप हमारे इंडियन बच्चे को, कि हमारे इंडियन बच्चा। नितेश भैया अनम्यूट कीजिए आप सबको प्लीज। नितेश जी है नहीं वहाँ, मुझे लगता है। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके ठीक है, हाँ प्लीज अनम्यूट कीजिए सबको। ओके, ये जो आपका शैक्षणिक सफर रहा, और इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैंने जैसे कि 8, 9, 10 के बाद लड़कियां अक्सर घर में बैठ जाती थी। मैंने एक अभियान शुरू किया और मैंने ऐसी लड़कियों को ढूंढ के और ऐसी 100 लड़कियों को मैंने BA और BCom पास करवाया। और उसमें से एक तो 80 की थी जिन्होंने BCom BA पास किया। वो इतनी खुश हो गई कि मेरे पति की एक इच्छा थी जिंदगी में कि मैं BA पास कर सकूं, और ऑडिशन के माध्यम से हमने ये किया। उसके पश्चात मैंने एक कंप्यूटर का कोर्स ऐसा निकाला जहां मैं सीनियर सिटीजन को कंप्यूटर, चैट, हाउ टू यूज द स्मार्टफोन, तो वो घर बैठे रहते हैं, बाहर जाएंगे तो आज 10-15 लगते हैं, तो कोई भी जो बुजुर्ग होता है वो ये खर्चा नहीं करना चाहता है। तो उसके लिए हमने पूरी टीम तैयार की और ऐसे हमारे एरिया के आजू बाजू में हमने 50,000 सीनियर सिटीजन को हमने हाउ टू यूज स्मार्टफोन सिखाया। कंप्यूटर तो हमारे आज 25 सालों से चल ही रहे हैं, जिसमें न अनगिनत लोगों ने जिसका लाभ लिया है। हमने कला कौशलम जैसे ये होता है, ये हमने आज से 25 साल पहले शुरू की थी, जहाँ मेहंदी, ब्यूटिशियन, ऐसे कोर्स हम सिखाते हैं जो कि लोग अपने पांवों पर खड़े हो सकें। कौशल विकास योजना, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट का जो है ना, आज से 25 साल पहले मैंने ये शुरू किया था ये कार्य। अभी एक मन बताना चाहती हूँ आपको, यानी कभी ऐसे सवाल आते हैं मन में कि आप एक जगह कौशल विकास योजना ले रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत कोशिश कर रही है कि हर एक युवतियों ने पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक अभी बहुत चेंज हो गया है माहौल, लेकिन अभी भी देखा है कि हमारी समाज की भी लड़कियां बहुत सीखती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है शादी के बाद उनका सीखना, उनका एजुकेशन कहा तो भी पिछड़ा जाता है और सिर्फ घर की भूमिका उनको बजानी होती है। अभी तो काफी चेंजेस आ गए, 50% चेंजेस आ गए, लेकिन फिर भी कई घरों में ऐसा होता है। तो इसके बारे में आप उतना सोचती हो, उस ग्रेड का सोचती हो, इतना पढ़ाती हो सबको और खुद भी इतना पढ़ती हो, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं जैसे कि लड़कियों के, मैं अक्सर कहीं फोन भी आते हैं, कुछ घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ, बेटा बाहर घर की बात मत ले जाओ, सबसे पहले घर के सदस्यों के साथ आप बैठो, क्योंकि हम है ना वार्तालाप ही नहीं करते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या है हम झांकते नहीं है। सबसे बड़ा संवाद बहुत जरूरी है। आप घर में बैठो, पहले अपने पति से बात करो, पति को अपने बात करिए कि मेरी ये समस्या है, आप मुझे किस तरह से हेल्प करते हो। फिर पति आपकी बात समझेंगे तो पति अपने माता पिता को समझाएंगे। तो इस तरह का एक चैनल होना चाहिए, क्योंकि हम बाहर जाकर कुछ भी बोले, बाहर देखिए नमक, मुट्ठी पर नमक लेकर चलती है दुनिया।
आपके घावों पे नमक तो भर देगी, लेकिन हमारी समस्याओं को हमको अपने घर के अंदर ही उसका सॉल्व करना पड़ेगा, बाहर का नहीं आएगा। हाँ, कुछ अच्छे लोग होते हैं, आप उनके पास जाइए। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी पीरियड चल रहा है, उसमें मेरे पास ऐसे फोन आए, तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आपका कान दान करना सीखिए। कान दान देना यानी आप लोगों को सुनना शुरू करिए, क्योंकि अक्सर हम अपनी बात तो कहते हैं लेकिन लोगों की समस्याएं नहीं सुनते हैं। आज परिवार वाले समस्या नहीं सुनते, इसलिए हम देखते हैं कि कई लोग आत्महत्या कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि जब आपका बच्चा, आपकी बहू कोई बात लेकर आती है, उसे सुनिए, उसे समझिए कि वो क्या कहना चाहती है, और जब आप उसको पूरा मान सम्मान दोगे ना, तो वो दुगने उत्साह के साथ घर का काम करेगी। आज लोग देखिए, आज ही मैंने सुबह एक कविता लिखकर भेजी है पुष्पा जी, और उनको भी भेजी है मैंने ये नवरात्र में लिखा कि हम देवियों की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारे घर की देवियों को हम क्यों बोलते हैं? वो लक्ष्मी है, सरस्वती है, अन्नपूर्णा है, दुर्गा है। तो साल का एक दिन ऐसा होना चाहिए जब हमारी घर की देवियों को हम एक महारानी की तरह कुर्सी पर बिठाएं, बड़े उसको आशीर्वाद दें, छोटे उसकी पूजा करें, और उस दिन घर का जो पुरुष वर्ग है पूरे परिवार को बुलाएं, उसके सामने उसको शॉल दें, फूल पहनाएं, हार पहनाएं, कहें कि आपकी वजह से हमारा घर चलता है, इसलिए हम बाहर निसंकोच होकर काम करते हैं, बेफिक्री होकर काम करते हैं। उसका सम्मान करें, क्योंकि जब आप एक दिन सिर्फ उसका सम्मान करोगे ना, पूरा साल में वो दुगने उत्साह के साथ बढ़कर आपके परिवार के लिए कार्य करेगी। लेकिन उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। हम हर एक का सम्मान करते हैं। जब हम भोजन, देखिए हमारे यहाँ सामूहिक होता है कि किसी ने आज खाना किया तो हम उसका कैसे सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे घर की नारी तो 365 दिन आपको खाना खिलाती है, तो उसका सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? तो साल का सिर्फ एक दिन निश्चित करिए, उस दिन पूरे परिवार के साथ उसका सम्मान करिए। उस दिन उसका कोई काम मत करवाइए, उसे कहिए कि आज तू अपनी मर्जी का जो करना है कर। आप उसको खाना बना के भी खिलाइए। आप पुरुष वर्ग अगर खाना बना के भी खिला दे तो क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ साल में एक दिन। तो आप उसको देखिए तो सही, जीवन में कितना फर्क आता है, क्योंकि नारी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जब नारी खुश रहेगी, नारी एक महाकाव्य है, नारी एक महाकाव्य है, आत्मा का सौंदर्य है। और आप जैसी नारी जब बोलने लगती है तब बहुत नारियों में ये आत्मा का सौंदर्य जागृत होता है। इतनी शक्ति उस बातचीत की कला में चाहिए। जो आपने पॉइंट बताया कि जैसे आप पतिराज को समझाइए, आप परिवार वालों को समझाइए, यानी आपके मन में, आपके दिमाग में विनयता चाहिए। और उतनी बात तो मेरे ख्याल से सब युवतियों को और नई बहुओं को भी लेनी चाहिए आपके इससे। मैं इससे जुड़ना चाहूंगी कि आपने जो नवरात्र के ऊपर कविता बनाई है वो तो बहुत ही बढ़िया है, जो आप सुना रही थी हमें, तो सही में एक दिन उसकी पूजा होनी ही चाहिए, इसमें कुछ शक नहीं है। लेकिन अभी आपके घर में इतना राजनीति का माहौल था, आपके पतिराज राजनीति में थे, और आप खुद एक साहित्यिका, खुद एक धार्मिक क्षेत्र में वर्कर, एक, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी में जाना चाहिए? मुझे कभी राजनीति का शौक नहीं रहा, क्योंकि पतिदेव काफी हैं, वो राजनीति में पूरा समय उनका जाता है। सब दोनों ही चले जाएंगे तो घर की क्या हालत होगी, हमारे बुजुर्गों की घर में क्या हालत, कि उनको 24 घंटे अवेलेबल एमएलए हैं। बहुत से लोग जानते हैं आधी रात को फोन आते और ये उनके लिए कार्य रहते हैं। मुझे राजनीति का कभी नहीं रहा कि मैं राह में जाऊं, ताकि मेरे लोगों की सेवा, चेहरे पर मैं मुस्कुराहट लाऊं। मैं आपको एक कविता आजमाती रही, आत्म अवलोकन करती रही, आत्म मंथन करती रही। जीवन में जो भी गलतियां की उस पर विचारती रही, जो भी अच्छा किया उस पर भी एक नजर डाली। क्या खोया क्या पाया, जीवन कितना सार्थक है, परमपिता ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। क्या मैं रोते हुओं को हंसा पाई हूँ, क्या मैं जरूरतमंदों की सहायता कर पाई हूँ। उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंच चुकी हूँ, अब कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जब दुनिया से जाऊं तो मन में एक संतोष हो कि जीवन को मैंने सही ढंग से जिया है, इस बात का आनंद हो। ए दिल सुझा कुछ नया, दिखा एक नई राह, जिस पर चलकर एक मिसाल बन सकूं। अपने आसपास के वातावरण को भीनी भीनी सुवास से सुवासित कर दूं, हर चेहरे पर खिलती हुई मुस्कुराहट धर दूं, और हर आंख में आशाओं के दीप जला सकूं, आशाओं के दीप जला सकूं। तो ये भावना हमेशा जीवन में रहे, और बचपन में रही, क्योंकि हमने जैन समाज है, हमने जैन समाज में यही देखते हैं, भगवान महावीर की वाणी को सुनते आए हैं। बचपन में माँ कहती थी, जब मंदिर जाते थे ना,
तो हमारे जी। उस समय 50 पैसे मिलते थे, तो लेकिन तब भी माँ बोलती थी 10 पैसा भंडार में रखो, 10 पैसा बाहर जो चप्पल वाली बैठी है उसको दो, और 10 पैसे का दाना डालो, 20 पैसा तुम अपने पर खर्च करो। तो वो चीज जो है ना, वहीं से हमारी शुरुआत हो गई, क्योंकि हम वहीं से सीखते हैं। तो हमारी भगवान की वाणी इतनी सुंदर है कि हमें कहीं और जाकर सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। यानी आपने जो कहा कि सही में अपनी जिंदगी में हमें ऐसा काम करना चाहिए। एक तो हमने बहुत किताबें लिखनी चाहिए आप सरीके, नहीं तो आप सरीके ही इतना काम करो जिंदगी में कि आपके ऊपर कोई तो भी 100 किताबें लिख जाए, तो इतिहास जमा आता है जिंदगी में, आता है जीव, और जिंदगी में ऐसे ही चला जाता है। तो कुछ तो भी अपनी कीर्ति होनी चाहिए। हमारे आज के गेस्ट मंजू जी जैसी एक सवाल मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी। आप इतनी साहित्य में रुचि रखते हैं, घर में पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, धार्मिक क्षेत्र में है, आपने बहुत जैन मंदिर, सर्वधर्म समभाव आपने रखा है, तो आपके मन में एक जैन होते हुए भी ऐसे कैसी रुचि जग गई कि नहीं मुझे साईं मंदिर भी बनवाना है, मुझे गणेश मंदिर भी बनवाना है, मुझे सभी जगह सभी रिलीजियस में सर्वधर्म समभाव ये कंसेप्ट लाना है। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, जन्म से तो मैं जैन हूँ, तो ये तो है, लेकिन मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है, तो जहां से मैं कुछ ले रही हूँ उनके लिए मुझे कुछ क्यों नहीं करना है। तो जैसे कि गणेश जी के मंदिर, गणेश जी को हर कोई मानता, जैन भी मानते हैं, नहीं तो जैसे कि जैन मंदिर बनाया तो जैन जाएंगे, ये मंदिर बनाए तो वो जाएंगे, लेकिन गणेश जी की पूजा हर कोई करेगा। तो हमारी हर बिल्डिंग जहाँ बनती है वहाँ गणेश जी स्थापित होते हैं। फिर साईं बाबा की हमने मूर्ति लगाई, क्योंकि बहुत से लोग साईं की पालकी जाती है, पैदल जाते हैं, तो वो रास्ते में थक जाते हैं, तो वहां हमने एक मूर्ति सेम वैसी मूर्ति बनाई और वहां उनके रहने का स्थान बनाया कि जब वो जाएं तो आके वहां पर विश्राम करें, भोजन करें और विश्राम कर फिर आगे चले जाएं। और इसी तरह जैन तो मैं हुई, तो जैन तो बचपन से मेरा एक सपना था, क्योंकि मेरे पियर में बहुत से मंदिर बनवाए। आप लोगों को सबको मालूम होगा भिनमाल का जो 72 जिनालय है वो मेरे पियर से ही बना हुआ है। तो बचपन से कि हमने देखा है ये सब मंदिर बनाने का, और हमेशा मेरे एक सपना था कि मेरे ससुराल में जाकर मैं भी एक मंदिर बनाऊंगी। और संयोग से पतिदेव भी वैसे विचारों के मिल गए, मेरी सासू जी भी बहुत धार्मिक थी, तो बस वो भावना आकर तो हमने फिर लोढ़ा धाम की स्थापना की। और लोढ़ा धाम में भी आप देखेंगे ना, मैंने ऊपर एक मंदिर बनवाया, अपने जितने गच्छ हैं, जितने पंथ हैं, उनके सब आचार्यों का मंदिर बनाया है, सब आचार्यों की मूर्ति मैंने वहां लगवाई है, क्योंकि हम सब जैन हैं। वहाँ पुस्तकालय भी है आपका, 5 लाख से ज्यादा पुस्तकें हैं वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे। हाँ, बहुत सारी किताबें हैं वहाँ पे। हमारे 2 जैसे है ना मोबाइल वैन लाइब्रेरी भी चलती हैं, जहाँ हम डोर स्टेप पे जाकर लोगों को साहित्य उपलब्ध कराते हैं। हमारे ऐसे 5000 मेंबर हैं जो भी हमारी जाती है, वहां पर लोगों को किताबें साहित्य पढ़ने को देती हैं। इस तरह की जब जैन हमको मंदिर तो बनाना था, तो इस तरह से हमारे आज अभी तक मैंने 4 जैन मंदिरों की प्रतिष्ठा कर चुकी हूँ हमारे लोढ़ा फाउंडेशन की तरफ से ही, और इस तरह आगे और भी मंदिर बन रहे हैं। तो मेरा ये है कि भगवान एक है, ईश्वर है, और ईश्वर की हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, और दूसरे हैं उनको भी उनके दर्शन के लिए अगर हम मंदिर उपलब्ध कराएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही भावना मन में थी कि सर्वधर्म, हमारा देश ही वसुदेव कुटुंब की भावना को साकार करता है, तो हम उस देश जहाँ पे मंजू जी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों वास करती है, वहां पे ही ऐसी साधना होती है, साहित्य की साधना होती है, धार्मिकता की साधना होती है, मिशन की साधना है। क्योंकि सही में आपका जो व्यक्तित्व है कि वो कहते हैं कि साधना इंसान को महान बना देती है, ऐसी आपकी साधना है। साधना इंसान को पुण्यवान बनाती है, ऐसी आपकी साधना है। और पूजा पाता है हर इंसान साधना से। साधना आपकी जैसे व्यक्तित्व को, मंजू जी को एक यश के शिखर तक पहुंचा देती है। ये यश के शिखर तक का माहौल ऐसा ही नहीं था। मुझे इस सवाल से आपसे जुड़ना है कि आप दिन में कितना टाइम पढ़ने को, लिखने को, साहित्य को देती है? अभी तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी ज्यादा मतलब मैं, लेकिन फिर भी 1 घंटा तो मेरा पढ़ने का, 1 घंटा मेरी सामायिक में स्वाध्याय करने का, ये 2 घंटे तो मेरे दिन के फिक्स हैं। और मेरा 2 घंटा मेरा पूजा रहता है। मैं मंदिर बना हुआ है जिसमें अभिषेक की मूर्तियां, लेकिन उन सब की सेवा करना, बाहर जाना, तो मेरा सुबह का 2 बजे तक तो मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे फोन उठाने को टाइम नहीं रहता,
क्योंकि वॉकिंग है, मंदिर है, सामायिक करना है, ये पढ़ना है, तो ये 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तब मेरा ये जैसे सोशल वर्क है, मेरा दूसरा जो जैसे ऐसे जूम मीटिंग्स होती हैं या बाहर जाना है, लेक्चर्स हैं जगह जगह, तो वो सारा मैं करती हूँ। और 7 बजे कोशिश करती हूँ कि 7 बजे, रात को कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो ठीक है, लेकिन अक्सर 7 बजे के बाद घर में ही रहती हूँ। बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, पतिदेव घर आ जाते हैं, तो बस सब ऐसे ही जीवन चल रहा है। सबका सहयोग है, एक एक जन का मुझे सहयोग है, मेरे पोते पोतियों का, बहुओं का, सबका सहयोग मिलता है, तब जाकर मैं ये सब काम कर पाती हूँ। तो इसके बिना संभव नहीं, कि जब तक परिवार आपके साथ नहीं रहेगा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैंने एक कविता लिखी थी कि 20वीं और 21वीं सदी में समाज सामंजस्य करो, भारतीय संस्कृति हो जीवन शैली, पर दुनिया के साथ मिलाकर कदम चलो। थककर जब घर अपने आऊं, पति के साथ एक गर्म चाय का प्याला मैं भी पाऊं। जीवन के दायित्व कर्म से कभी नहीं मैं जीव चिराऊं, पत्नी और माँ बहना का भलीभांति कर्तव्य निभाऊं। निज आजादी के साथ रिश्तों का फर्ज निभाऊं, पर मान रहे क्यों। आज तलाश लिखा पर अब इतिहास बनो, बहुत जीवन से घृणा रही, चाह यही इंसान बनो। मानवता का मार्ग पकड़कर नई सदी में कदम धरो, फूल सा सुरभित जीवन सुगंध बिखराऊं, प्रकृति सुंदरी की सम्मान हो जाऊं, सम्मानित हो। यही है घर और परिवार दोनों को आपको लेकर सामाजिक जीवन और सामंजस्य करके ही आप जीवन में आगे हैं, अन्यथा एक तो मतलब नहीं आता है जीवन में। सही में लाइफ थोड़ी नफ रहती है। बिल्कुल। अगर रिलेशनशिप साथ में हो, परिवार होते हो, हमारे भले राजनीति का वातावरण हो, सामाजिक का हो, कौन सा भी वातावरण हो, लेकिन अगर हम उस जिंदगी में मिठास भर दे, और वो अपने खुद पे डिपेंड रहता है। अब मैं श्वेता जी, मैं मेरे पतिदेव को कई बार बोलती हूँ, आप राजनीतिक में गए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप ज्यादा बिजी हो गए, तो मुझे अपने लिए समय मिला, तो मैंने भी अपने व्यक्तित्व को गढ़ लिया। आपकी वजह से मैं अपने व्यक्तित्व को गढ़ पाई, नहीं तो बराबर। तो मैं उनको धन्यवाद करती हूँ इस बात का कि अच्छा हुआ आप राजनीति में गए। और समाज आपके बर्थडे के दिन जूम पे आपके पतिराज बहुत पॉजिटिव आपके बारे में बोले, बहुत अच्छा बोले, बढ़िया बोले। सुरेखा जी ने भी अभी दोहराया यहाँ पे। लेकिन ये आखिरी सवाल है आपको, मैं देख रही हूँ टाइम बहुत आता रहा, लेकिन हमारी बातें नहीं खत्म हो रही है। इतनी पूरी यहाँ पे ऐसे लगता है कि कभी ये मुलाकात खत्म नहीं होनी चाहिए, और वहां भी अगर खत्म की करें हम तो एक अलग ही मजा रहता है। तो मैं मैं बोलना चाहूंगी परिवार समाज। एक मिनट, इसके पहले मेरा एक सवाल आपसे मंजू जी, कि आपके पतिराज इतना पॉजिटिव बोल रहे, आप सब, तो इसके बारे में ये क्या कैसे माहौल बना के रखा है आपने घर में, आपने साहित्य के वैचारिक माध्यम से या सोच के माध्यम से, कि किस तरह का माहौल बनाया है आपने कि सब लोग आपके बारे में पॉजिटिव, और आज आप कटारिया फाउंडेशन आयोजित नारी शक्ति सम्मान तक पहुंच गई हो, मुंबई की एक बड़ी एक सेलिब्रिटी हो, तो कैसे किया आपने सब ये? हम युवतियों को, बहुओं को, बेटियों को, हर एक कटारिया फाउंडेशन के महिला को या जो भी जुड़े इस जूम मीटिंग में, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगी? और इसका एंड आप एक सुंदर सी कविता के साथ जरूर कीजिएगा, ये विनती है हमारी ओर से। मैं सबसे पहले ये कहूंगी, जीवन में सबसे पहले देना सीखिए। जब एक नई बहू घर आती है ना, तो सबसे पहले उसे 2 साल तक अपने ससुराल में सबकी बातों को मानना चाहिए। हम आजकल क्या करते, जाते ही मुझे घर की चाबियां मिले और मेरी पसंद के अनुसार सब हो, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने 2 साल सबको प्यार देकर अपने को समेट लिया, तो पूरी जिंदगी वो आपको प्यार देंगे। तो जीवन का सबसे पहले होना चाहिए देना, देना, देना। आपने अगर देना सीख लिया, तो आपको बदले में बहुत कुछ मिलता जाएगा। सबकी सेवा करना, आज मुझे इतनी संतुष्टि है, सास ससुर की सेवा की, पिताजी की सेवा की, माँ जल्दी चली गई थी, लेकिन वो एक आत्म संतुष्टि आपको मिलती है कि नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने ऐसा नहीं किया कि यार घूमती रही और आपके घर में किसी की सेवा नहीं की। तो सबसे पहले जीवन में बस देना सीखिए आप, और देना आप सीखेंगे तो आप बदले में आपको सब कुछ घर में मिलेगा, घर वाले सब आपसे खुश रहेंगे। नहीं तो सिर्फ आप अपना अपना देखोगे, कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि अपने मैं को हम बनाकर रखिए, हम बनाकर जोड़िए,
आपस में एक दूसरे से कूद के रहिए, तभी ये कुछ हो सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, समय तो हो गया है। कि हमारे बगल में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। तो जैसे कि मैं कभी भी उनके घर जाऊँ तो वो क्या आंटी कॉफी पिलाती थी। तो लेकिन कॉफी पिलाने के पहले जो मैंने एक कहानी अभी सुनाई थी, मतलब नहीं है ये, मैं अपने आप को उस जगह रखकर कह रही हूँ। तो आंटी हमेशा जो बॉटल होती थी कॉफी की खुलाने के लिए अंकल के पास आती थी, अंकल को ढक्कन खोलते थे, फिर जाके वो कॉफी बनाती। तो मैंने ये देखा, तो मैंने कहा आंटी रोज अंकल को तकलीफ देती हैं, तो मैं उस दिन मशीन ले आई कि उस पर आप ढक्कन रख दो तो अपने आप खुल जाएगा। तो लेकिन उस दिन भी आंटी अंकल के पास आई और बोले नहीं मुझे ये ढक्कन खोल के दीजिए। तो मैं आंटी के पास अंदर गई किचन में, मैंने कहा आंटी फिर आप अंकल को तकलीफ दे रही हैं, क्यों आप लेकर आई कॉफी का डब्बा अंकल को खिलाने के लिए? तो उस आंटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बेटा ये कॉफी की बोतल तो मैं भी खोल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अंकल के पास जाकर इसे इसलिए खुलवाती हूँ ताकि तुम्हारे अंकल को ये बात का एहसास हो कि आज भी वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मुझे उनकी जरूरत है। वो रिटायर होकर घर में बैठे हैं तो वो बेफालतू नहीं है, आज भी मुझे उनकी आवश्यकता है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है। आंटी की वो बात सुनकर मुझे दिल में इतना अच्छा लगा कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं ना, तभी जीवन आगे बढ़ता है। हम जब चलते हैं एक कदम आगे होता है, एक पीछे होता है, लेकिन दूसरे क्षण दूसरा आगे होता है और वो पहला वाला पीछे हो जाता है। तो पति पत्नी को आपस में सामंजस्य भी चाहिए, और वहीं घर के लोगों को, कहते हैं ना कि पेड़ बूढ़ा ही सही लेकिन उसे आंगन में रहने दो, फल नहीं देगा लेकिन छांव जरूर देगा। तो आज के जो युवा वर्ग है उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता की सेवा करना सीखें, वो जीवन भर हमारे लिए एटीएम कार्ड बने रहे। तो हमारा फर्ज है कि हम कम से कम उनके लिए आधार कार्ड बनकर रहे हैं कि वो अगर तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को जितने अच्छे संस्कार वो दे सकते हैं कोई और दे नहीं सकता। और बुजुर्गों के चप्पल भी अगर घर के बाहर पड़े हो ना, तो किसी की बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं होती है। ये बुजुर्ग हमारे लिए अनमोल विरासत हैं, तो उनको सहेज कर रखिए, उनके अनुभवों का लाभ उठाइए। मैंने इस पर भी बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं, लेकिन अभी अपना समय नहीं है। और इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आप कि देश प्रेम भी हम सब अपने मन में जगा कर रखें। मैंने देश पर भी किताबें लिखी हैं कि हमारे देश का जो सैनिक है, सेना है, उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए कि दुनिया की सारी दौलत तराजू के एक पलड़े में रख दो और एक पलड़े में एक सैनिक की बहादुरी रख दो, तो उसका वो पलड़ा भारी होगा। उसका साथ उसके परिवार को भी नमन है, क्योंकि एक सैनिक सरहद पर लड़ता है और उसका परिवार रात दिन घर पर बैठकर लड़ता है। तो हम सबको उनका भी वंदन करना चाहिए। और एक साल में एक जो त्योहार है, हमें उन शहीद परिवार या सैनिक परिवार जो कि सरहद पर है उनके साथ बिताना चाहिए। हम अभी दिवाली आ रही है, हम अपनी सखी सहेलियों को तो हम तोहफे भेजते हैं, और अक्सर मैं आपको बता दूं श्वेता जी, एक तोहफा आगे से आगे ही चला जाता है। काश हम ऐसे परिवार के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ, हमारे जो वॉरियर हैं उनके साथ जाकर मिठाई खाएं उनके साथ, तो उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि देखिए हमारे देश के जो वासी हैं वो हमारे साथ में हैं। तो मैंने एक, जैसे कि मैं कहूंगी कि एक पति जब सरहद पर जाता है तो पत्नी क्या सोचती है कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि इस बार जब तुम आओगे, तुम संग उन सारी यादों को फिर दूंगी जो हमारे नए नए की खुशबू थे। इस बार तुमको जल्दी न जाने दूंगी, ठीक करके रोक लूंगी। भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि काश कुछ दिनों के लिए सारे टेलीफोन और मोबाइल बंद हो जाएं, कोई घंटी हमें परेशान न करे। मैं तुम संग पल पल जीना चाहूंगी, पर ये कहाँ संभव है। और सपना जब हकीकत की सख्त चट्टान से टकराते हैं तो सारे के सारे काश बिखर जाते हैं। तुम्हारा इंतजार करते हुए बूढ़े माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, यहाँ तक कि पूरा गांव है। मेरे से के समय में तो न जाने कब टेलीफोन की घंटी घनघना उठेगी और सरहद से तुम्हारा बुलावा आ जाएगा। मैं नहीं जानती, बस जानती हूँ तो इतना कि तुम संग बिताए छोटे छोटे पलों को भी अपने दिल की कोठरी में कैद कर लूंगी, और उसी के सहारे फिर एक बार इंतजार की लंबी घड़ियां काट लूंगी। तो ये होती है सकारात्मकता। ये सोचकर विजय तिलक लगाकर वो पत्नियां, वो माँ, वो बहनें अपने भाई को, पति को विदा करती जाओ। सीने पर गोली खाना, पीठ पर गोली मत खाना, पर अपने तिरंगे को लहराए रखना। तो हमारे उन सारे सैनिकों को हमारा नमन है। मुझे कवि माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां याद आती हैं कि जहाँ पुष्प भी कामना करता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गोता जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिनकर प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, अपने भाग्य पर इठलाऊं।
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो आइए आज इस मंच से हम एक प्रण करके जाते हैं कि हमारे परिवार समाज के साथ साथ हम हमारे देशवासियों के लिए और देश के सैनिकों के लिए हम कुछ करेंगे, और आपका कटारिया फाउंडेशन भी उनके लिए कुछ करे, यही मैं आशा करती हूँ। इसी के साथ मैं समस्त कटारिया परिवार का पुनः अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपने आज इस नारी शक्ति के इस अवार्ड के लिए मुझे चुना, और मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है आपके इस मंच पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सही में चट्टान से जो टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और अपने शब्दों के माध्यम से जो समाज जागृति करती है उसको मंजू जी लोढ़ा कहते हैं, जो कटारिया फाउंडेशन में हर एक पल अभी हम जो जी रहे हैं, अभी हम जूम मीटिंग के द्वारा एक दूसरे के सामने तो नहीं है लेकिन स्क्रीन के माध्यम से सामने है, तो इसके लिए एक बड़ा संदेश मंजू जी आपने दिया है, सब नवयुवकों को दिया, नवयुवतियों को दिया, युवाओं को दिया, युवाओं को दिया, लोगों को आपने दिया है कि आपको अगर कुछ करना है, जिंदगी में आगे जाना है, बढ़ना है, तो परिवार की सोच, परिवार का देखभाल और खुद में चाहिए वो नम्रता। आपने इतनी सुंदर सी कहानी सुनाई, तो इस कहानी से मैं इसका अंत करना आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को आगे देख के कि एक नदी और सागर में बहुत झगड़े हो रहे थे और सागर को बहुत गर्व महसूस हो गया। वो नदी को बोला, ये नदी सरिता तेरे पास क्या है? तेरे पास है, मोती है, बहुत अच्छे अच्छे खजीने हैं, मेरे संबंध में बहुत खास करते हैं नौका में। लेकिन ये सुन के भी थोड़ा घबराई, हिरमस हो गई, नर्वस हो गई और सोचने लगी जैसे मंजू जी की सकारात्मक सोच थी, पॉज करने लगी और वहां पे विश्वास सागर के पास गई और उसको बोली कि सागर भैया आपके पास मानती हूँ बहुत कुछ है, हीरे है, जवाहरात है, मोती है, नमक मिलता है, लेकिन सागर भैया एक बात बोलूं, आपके पानी में जो हजारों प्रवासी प्रवास करते हैं, आपकी नौका में भी पानी पीने के लिए मेरी पानी से भरी हुई बोतल लेके जाते हैं। इतनी विनयता से नदी ने बताया और उसके बाद साग जो था पूरा खजील हो गया, बहुत नर्वस हो गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। यानी सही में जो मंजू जी ने बात बताई, जिंदगी में अगर लड़की के पास, उस लड़के के पास और परिवार के पास अगर विनयता हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत बढ़िया मंजू जी, ऐसा लगता ऐसी मुलाकातें चलते हैं कि हमें बहुत सुपर्ब आपने जो कहा, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स सुनाए। और कटारिया जैन फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। हर एक शब्द आपका ऐसा था जागृति करता, वह चेतना निर्माण करता था। आपका संचालन इतना बढ़िया है कि आपको सैल्यूट। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आप जैसे गुरु अगर हमारे सानिध्य में आते हैं तो ये सही में ये गुरु कृपा जो हमें मिली है वो मेरे माँ बाप से मिली है, मेरे परिवार से मिली है। इसीलिए कटारिया फाउंडेशन के माध्यम से हम इतने बड़े बड़े लोगों तक जाने का हम कार्य करते हैं। इसमें ये चेतना बहुत जरूरी है। उस गुरु कृपा को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।